मैं डॉक्टर विनोद कुमार शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर व्यावसायिक प्रशासन, राजकीय महाविद्यालय देवली, आपका स्वागत करता हूं। आज मैं जो महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय अजमेर के पाठ्यक्रम के अनुसार बीकॉम पार्ट सेकंड विषय व्यावसायिक प्रशासन का जो प्रश्न पत्र फर्स्ट है कंपनी विधि, उसके चैप्टर कंपनी की विशेषताएं, जो परिचय वाले चैप्टर है उसमें कंपनी की विशेषताएं और प्रकृति पर आज मैं चर्चा करूंगा। आप लोगों को बताना चाहूँगा इसके बारे में। तो कंपनी विधान के अधीन कंपनी समावेशित होती है, उसकी अनेक विशेषताएं हैं। इन विशेषताओं के अध्ययन से ही कंपनी की प्रकृति का ज्ञान होता है। तो सबसे पहली जो विशेषता है वो है समावेशित संस्था। जब कोई संस्था का पंजीयन हो जाता है तो वो समावेशित संस्था कहलाती है। इसी तरह कंपनी एक ऐसी संस्था निकाय है जिसका अधिनियम कंपनी अधिनियम 2000 पूर्व अथवा पूर्ववर्ती किसी भी कंपनी अधिनियम के अधीन समावेशन करवाया गया है। कोई भी कंपनी जिसका समावेशन नहीं हुआ है उसे इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कंपनी नहीं माना जाता है। समावेशन के बाद में कंपनी वैधानिक संस्था बन जाती है। दूसरी विशेषता है व्यक्तियों या व्यक्तियों द्वारा समावेशित। कंपनी एक ऐसी संस्था या निकाय है जो किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा समावेशित करवाई जाती है। परंपरागत रूप से कंपनी उसे माना जाता है जो किन्हीं दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा समावेशित करवाई जाती है, किंतु आधुनिक समय में कंपनी का समावेशन किसी एक सजीव प्राकृतिक व्यक्ति द्वारा, जो भारत का नागरिक हो तथा भारत का निवासी हो, अथवा दो या अधिक प्राकृतिक व्यक्तियों द्वारा भी करवाया जा सकता है। उसमें दो जब होते हैं तो एक कृत्रिम व्यक्ति भी हो सकता है, यानी एक कंपनी और एक व्यक्ति, पर एक प्राकृतिक व्यक्ति होना आवश्यक है। फिर है अभिदाता। प्रत्येक कंपनी का समावेशन अभिदाता या अभिदाताओं द्वारा करवाया जाता है, यानी जो रजिस्टर्ड करवाने वाले प्रारंभिक व्यक्ति होते हैं। एक व्यक्ति कंपनी की दशा में केवल एक ही अभिदाता होता है, जबकि किसी निजी कंपनी के लिए कम से कम 2 अभिदाता तथा किसी भी सार्वजनिक कंपनी के लिए कम से कम 7 अभिदाता होने अनिवार्य हैं। वह एकाकी अभिदाता या वे सभी अभिदाता कंपनी की सीमा नियम पर हस्ताक्षर कर कंपनी के रजिस्ट्रार को कंपनी के समावेशन हेतु इच्छा प्रकट कर उसके समावेशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह उल्लेखनीय है कि एक व्यक्ति कंपनी की दशा में अभिदाता कोई ऐसी प्राकृतिक सजीव व्यक्ति ही हो सकता है जो भारत का नागरिक हो। अन्य किसी भी प्रकार की कंपनी का निर्माण 2 या 7 व्यक्तियों द्वारा किया जा सकता है। फिर है चौथा जो विशेषता है वह सदस्यों की न्यूनतम एवं अधिकतम संख्या। कंपनी के सीमा नियम पर हस्ताक्षर करने वाला या वाले अभिदाता ही कंपनी के प्रथम सदस्य होते हैं। ठीक है। फलतः प्रत्येक एक कंपनी में न्यूनतम एवं अधिकतम सदस्य संख्या 1 तक ही सीमित रहती है। एक व्यक्ति वाली कंपनी ओपीसी में, 1 पर्सन कंपनी में, जब तक वह एक व्यक्ति जीवित है तब तक अन्य कोई भी व्यक्ति उस कंपनी का सदस्य नहीं बन सकता है। किंतु अन्य निजी कंपनी में कम से कम 2 सदस्यों का होना अनिवार्य है, किंतु ऐसी निजी कंपनी में अधिकतम 200 सदस्य हो सकते हैं। 5वीं विशेषता है विधान के अधीन निर्मित कृत्रिम व्यक्ति। वैसे ये प्राकृतिक व्यक्ति नहीं होती कंपनी विधान के प्रावधानों के अनुसार निर्मित एवं कृत्रिम व्यक्ति है। न्यायाधीश मार्शल ने लिखा है कि कंपनी अदृश्य, अमूर्त तथा कृत्रिम व्यक्ति है जिसका अस्तित्व केवल कानून की दृष्टि में ही होता है। यह कानून की कल्पना मात्र है। लेकिन ये काल्पनिक व्यक्ति भी नहीं है कि यह
वास्तविक व्यक्ति है, कृत्रिम है लेकिन वास्तविक है, इसका अस्तित्व है। इसके अनेक कारण हैं। कंपनी प्राकृतिक मनुष्य की तरह ही अपने नाम से संपत्ति खरीद सकती है, अपने नाम के प्राकृतिक व्यक्तियों के माध्यम से अनुबंध कर सकती है तथा अपने ही नाम से अन्य पक्षकारों पर न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर सकती है तथा अन्य पक्षकार भी कंपनी के नाम पर वाद प्रस्तुत कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में कंपनी के भी उतने ही व्यावसायिक दायित्व में अधिकार हो सकते हैं जितने कि एक प्राकृतिक व्यक्ति के। इस प्रकार सभी वैधानिक उद्देश्यों की पूर्ति की दृष्टि से कंपनी भी ठीक उसी प्रकार का एक व्यक्ति है जिस प्रकार एक प्राकृतिक व्यक्ति होता है। पृथक वैधानिक अस्तित्व, अगली विशेषता है पृथक वैधानिक अस्तित्व। और ये विशेषता ऐसी है कि इसके कारण ही जो है कंपनी स्वरूप ज़्यादा प्रचलन में आया है। कंपनी की एक विशेषता यह भी है कि इसका अपने सदस्यों एवं संचालक मंडल से पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है। भारत के उच्चतम न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश एवं भारत के भूतपूर्व उपराष्ट्रपति एवं न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने लिखा है, एक समामिलित कंपनी का पृथक अस्तित्व होता है तथा कानून इसे अपने सदस्यों से पृथक मानता है। ऐसा पृथक अस्तित्व सम्मेलन होते ही उत्पन्न हो जाता है। दूसरे शब्दों में कंपनी का अस्तित्व उन लोगों या सदस्यों से भिन्न एवं स्वतंत्र होता है जो कंपनी की स्थापना करते हैं या उसके अंश खरीद सकते हैं। सोलोमन एंड सोलोमन का वाद जो है इसमें फेमस है, जिसको आगे बताया जाएगा। अविच्छिन्न उत्तराधिकार अगली विशेषता है। सातवीं विशेषता स्थायी अस्तित्व। कंपनी की एक प्रमुख विशेषता यह भी है कि इसका अस्तित्व स्थायी होता है। दूसरे शब्दों में कंपनी को अविच्छिन्न उत्तराधिकार प्राप्त होता है। कंपनी कभी भी मरती नहीं है। इसका कारण यह है कि यह विधान के अधीन बनाई जाती है तथा केवल उसी विधान के अधीन ही इसका वितरण किया जा सकता है। इसके सदस्यों यानी अभियंताओं की मृत्यु, अक्षमता यानी अक्षम हो जाए यानी पागलपन या अपंगता, दिवालियापन, निवृत्ति आदि का कंपनी के अस्तित्व पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। अगली विशेषता है सार्वमुद्रा। परंपरागत तौर पर प्रत्येक कंपनी की एक सार्वमुद्रा होती थी जिस पर उसका नाम खुदा या गुदा हुआ होता था, किंतु अब कंपनियां चाहे तो अपनी सार्वमुद्रा रख सकती है, अन्यथा नहीं। ऐसा प्रावधान आ गया है। यदि कंपनी की कोई सार्वमुद्रा नहीं होती तो कंपनी द्वारा कोई अनुबंध या प्रलेख निष्पादित किया हुआ तब मान लिया जाता है, जबकि उस पर कंपनी के दो संचालकों अथवा किसी एक संचालक तथा कंपनी सचिव, यदि कंपनी ने कंपनी सचिव नियुक्त कर रखा है तो के हस्ताक्षर होंगे। वैकल्पिक रूप से एक मुख्तारनामा से किसी भी व्यक्ति की ओर से यानी पावर ऑफ अटॉर्नी करके किसी भी विलेख पर हस्ताक्षर कर उसका निष्पादन करने हेतु अधिकृत भी कर सकते हैं। सीमित दायित्व। कंपनी प्रारूप का सबसे बड़ा लाभ तथा उसकी महत्वपूर्ण विशेषता यह भी कि कंपनी के सदस्यों का दायित्व सीमित होता है। सामान्यतः अंशों द्वारा सीमित कंपनी के सदस्यों का दायित्व उनके द्वारा किए गए अंशों के अंकित मूल्य के अदत्त भाग तक ही सीमित होता है। यदि सदस्यों ने अंशों का समस्त अंकित मूल्य पहले ही चुका दिया है तो कंपनी उन सदस्यों से अब और अधिक राशि वसूल नहीं कर सकती है, चाहे कंपनी को अपने ऋणों को चुकाने के लिए अधिक धन की आवश्यकता ही क्यों न हो। अगली विशेषता है अंश पूंजी। कोई भी कंपनी अंश पूंजी के साथ अथवा बिना अंश पूंजी के पंजीकृत करवाई जा सकती है। यहाँ तक कि जो कंपनियां अंश पूंजी के साथ पंजीकृत करवाई जाती हैं उनमें न्यूनतम अंश पूंजी का होना आवश्यक नहीं रह गया है। फलतः अब कोई भी अंश पूंजी वाली कंपनी, ये संशोधन 2015 में कर दिया गया है धारा 268 में, कि अब फलतः अब कोई भी कंपनी अंश पूंजी वाली कंपनी कितनी भी अंश पूंजी के साथ पंजीकृत करवाई जा सकती है। अगली 11वीं विशेषता अंतरणीय अंश। अंशों का स्थानांतरण और अंतरण किया जा सकता है, सुगमतापूर्वक किया जा सकता है, पर निजी कंपनी के कुछ रिस्ट्रिक्शन है, उसी में स्थानांतरित किया जा सकता है, अंतरित किया जा सकता है। अगली विशेषता है 12वीं अभियोग योग्यता। कंपनी वाद प्रस्तुत कर सकती है और कंपनी पे भी वाद प्रस्तुत किया जा सकता है। बाहर के लोग वाद प्रस्तुत कर सकते हैं, कंपनी अपने अधिकारों के लिए वाद प्रस्तुत कर सकती है और यहाँ तक कि कंपनी के सदस्य भी वाद प्रस्तुत कर सकते हैं। पृथक अस्तित्व। कंपनी का अपने सदस्यों से पृथक अस्तित्व होता है और कंपनी की संपत्ति जो है वो कंपनी की होती है और सदस्यों की नहीं होती है, तो पृथक अस्तित्व का सिद्धांत लागू होता है।
अनुबंध करने की क्षमता, कंपनी जो है आपने जो सीमा नियम है उसके अंदर जो अधिकार उसको दिए गए हैं उसके अंतर्गत वो अनुबंध कर सकती है, और कृत्रिम व्यक्ति है लेकिन अनुबंध कर सकती है वो, उसकी अनुबंध करने प्रबंधकीय दल, प्रत्येक कंपनी का प्रबंध प्राय एक प्रबंधकीय दल द्वारा किया जाता है। इस दल में एक महत्वपूर्ण संचालक मंडल होता है जो कंपनी की आधारभूत नीतियों को निर्धारित करता है। इसके अतिरिक्त कंपनी के मुख्य प्रबंधकीय अधिकारी होते हैं जो कंपनी की नीतियों को क्रियान्वित करते हैं तथा कंपनी के अन्य प्रबंधकों एवं कर्मचारियों का निर्देशन एवं नियंत्रण कर दिन प्रतिदिन के कार्यों का संचालन करते हैं। अंशधारी प्रत्यक्ष रूप से प्रबंधकीय कार्यों को हस्तक्षेप नहीं करते हैं, वे केवल संचालकों की नियुक्ति, पदमुक्ति एवं उनके स्थान पर नए संचालकों की नियुक्ति द्वारा संचालक मंडल का गठन करते हैं। फिर अगली विशेषता है 16वीं, बहुमत द्वारा अभिशासन। कंपनियों का अभिशासन बहुमत के सिद्धांत के आधार पर किया जाता है, यानी जो भी निर्णय लिए जाते हैं वो बहुमत के आधार पर ही लिए जाते हैं। वैधानिक दायित्व, प्रत्येक कंपनी को अनेक प्रकार के वैधानिक दायित्वों को पूरा करना पड़ता है। कंपनी के सदस्यों की सभाएं तथा संचालकों की सभाएं आयोजित करने, लेखा बहियां रखने, पारित संकल्पों तथा अन्य प्रलेखों को रजिस्ट्रार को प्रस्तुत करने, वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने, लेखा बहियों का अंकेक्षण कराने, आंतरिक अंकेक्षण कराने आदि आदि से संबंधित अनेक वैधानिक दायित्व कंपनी अधिनियम एवं कंपनी मामलों के मंत्रालय द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। इन सभी दायित्वों का पूरा करना कंपनी का भी दायित्व है। इसके अतिरिक्त प्रत्यक्ष एवं परोक्ष कर अधिनियम, स्टॉक एक्सचेंज एवं सेबी के नियमों, कंपनी मामलों के मंत्रालय के नियमों आदि के अधीन भी कंपनियों के दायित्व है, उन सभी का पालन करना पड़ता है। जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज या लीगल लाइबिलिटीज है उनका पालन करना पड़ता है। फिर 18वीं विशेषता, कंपनी का एक प्रमुख लक्षण यह भी कि कोई भी कंपनी अपने स्वयं के नाम के अतिरिक्त किसी भी अन्य नाम, व्यक्ति, संस्था के नाम से भी व्यवसाय का संचालन कर सकती है अथवा संपत्ति खरीद सकती है। अगली विशेषता है माल एवं सेवाओं का व्यवसाय। कोई भी कंपनी अपने सीमा नियम की सीमाओं के भीतर रहते हुए किसी भी माल के उत्पादन, निर्माण, वितरण, विक्रय आदि करने तथा किसी भी सेवा को प्रदान करने के व्यवसाय का संचालन कर सकती है। अतः कोई भी कंपनी यदि अपने सीमा नियम एवं अंतर्नियम में अधिकृत हो तो वह कपड़ा, चाय, चीनी, अनाज, कंप्यूटर, हवाई जहाज का निर्माण एवं विक्रय कर सकती है अथवा कुरियर, होटल, परिवहन, परामर्श, मनोरंजन आदि सेवाएं प्रदान कर सकती है। इस प्रकार कोई भी कंपनी अधिकृत हो तो प्रतिभूतियों की दलाली, प्रन्यासी, प्रशासक आदि की सेवाएं भी प्रदान कर सकती है। अगली 20वीं विशेषता है संपदा या उपक्रम से पृथक अस्तित्व। कंपनी का अस्तित्व उसकी संपदा, उसके उपक्रम से भी भिन्न होता है। अतः किसी कंपनी की किसी संपदा या उपक्रम द्वारा सरकार द्वारा अधिग्रहण या राष्ट्रीयकरण कर लिया जाता है तो उसे कंपनी या उसके प्रबंध का अधिग्रहण नहीं माना जाता है, फलतः कंपनी का पृथक अस्तित्व बना रहता है। 21वीं विशेषता है निवास स्थान। प्रत्येक कंपनी का एक निवास स्थान होता है। संचार प्रदर्शन के उद्देश्यों के लिए कंपनी का पंजीकृत कार्यालय ही कंपनी का निवास होता है। आयकर अधिनियम के उद्देश्यों के लिए कंपनी का निवास स्थान वह है जहां से उसके वास्तविक व्यवसाय का संचालन किया जाता है। वास्तविक व्यवसाय का संचालन किया जाता है। वास्तविक व्यवसाय का संचालन वहां से किया हुआ माना जाता है जहां कंपनी के प्रबंध एवं नियंत्रण केंद्र स्थित है। राष्ट्रीयता, यद्यपि कंपनी किसी देश की नागरिक नहीं होती किंतु उसकी राष्ट्रीयता उसी देश की मानी जाती है जिस देश में उसके समामेलन होता है। कोई भी कंपनी अपनी राष्ट्रीयता में परिवर्तन नहीं कर सकती। यदि कोई सजीव व्यक्ति अपनी राष्ट्रीयता में परिवर्तन कर सकता है। नागरिक नहीं, मूल अधिकार नहीं, कंपनी को नागरिक नहीं माना जाता और उसके मूल अधिकार भी नहीं होते। और कंपनी की अगली विशेषता है सामाजिक उत्तरदायित्व होते हैं, उसको अपने सामाजिक उत्तरदायित्वों को निभाना पड़ता है। कंपनी का एक चरित्र होता है। कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसका अपना दिल, दिमाग, आत्मा नहीं होती। वह किसी भी के प्रति निष्ठावान हो तो किसी अन्य के प्रति निष्ठावान भी नहीं हो सकती। यह न तो किसी की मित्र होती है न शत्रु। वास्तव में कंपनी का अपना कोई चरित्र ही नहीं होता है, किंतु कभी कभी कोई कंपनी शत्रु का चरित्र धारण कर सकती है। ऐसा तब होता है जबकि वास्तविक नियंत्रण शत्रु राष्ट्र के व्यक्तियों के हाथों में हो या कंपनी पर नियंत्रण रखने वाले देशवासी शत्रुओं के हाथों में कठपुतली हो।
और अगला जो लास्ट है, सामाजिक आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति का साधन। कंपनी अपने आप में कोई महत्व नहीं है, ये तो एक साधन है जिसके अनेक सामाजिक व आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति होती है। धन्यवाद। ये थी कंपनी की विशेषताएं।